तो इससे में माना जाता है कि अभी राजद की जो पड़ रहा है वहाँ भारी हो सकता है जातीय समीकरण के आधार पर। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज की जो घोषणा कर दिया है, वो दोनों जो खेमे का जो गठबंधन है उनका खेल बिगाड़ करके रख दिया है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया कि चारों सीट पर उपचुनाव में वो अपना कैंडिडेट देंगे, अलग वोट बैंक या अपना एक अलग जनाधार बनाया, तो हो सकता है कि अब की बार जो है बाजी उसके हाथ में हो जाए। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा के साथ बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव की भी घोषणा के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल हरियाणा के चुनाव के बाद पूरे भारत में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो संगठन है वो अपने अपने तरीके से नए समीकरण को साधने में लगे थे। ऐसे में महाराष्ट्र और विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा बिहार के कहिए तो सेमीफाइनल के चुनाव की घोषणा की तरह, विधानसभा के सेमीफाइनल घोषणा की तरह कहा जा सकता है। इस पूरे समीकरण को लेकर अगर कोई महत्वपूर्ण बातें हैं तो उसको पत्रकार जगत बड़ी अच्छी तरीके से बारीकी से समझता है। मेरे साथ बक्सर के पत्रकार जगत के कुछ अच्छे चेहरे हैं जिनकी समझ जो है वो बताएगी कि बिहार के रामगढ़ जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, 203 नंबर है, उस रामगढ़ क्षेत्र में क्या राजनीतिक समीकरण है, किस प्रकार से वहां पर आने वाले जिस चुनाव जो 18 तारीख को चुनाव 13 तारीख को चुनाव होना है उसमें किस प्रकार से वोटर को ये लोग देखते हैं और क्या इनकी मतलब ये समीकरण को किस प्रकार से सोचते हैं। मेरे साथ ईटीवी के जाने माने पत्रकार उमेश पांडे जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा उमेश जी, पहले ये बताइए कि रामगढ़ विधानसभा का जो घोषणा हो चुका है, किस प्रकार से देखते हैं अब इस चुनाव को आप? देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो कहने के भाजपा के लिए बूस्टर डोज का काम किया है और भाजपा अति उत्साहित है। उस उत्साह को लेकर के 2025 में चुनाव हो या फिर जो उससे पहले जो सेमीफाइनल चुनाव होने वाला है लेकर के अति उत्साहित है। हालांकि जो कैमूर के अंतर्गत जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो सीट है 203, वो राजद के जो अभी वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं उन्होंने खाली किया। इसको लेकर के सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ उस सीट को जीतने में लगी हुई है। चूँकि जहाँ सरकार के लिए शाख बचाने की ये बातें कही जा रही है कि सरकार के लिए शाख है, यदि सरकार वो सीट जीतती है तो अति उत्साह के साथ 2025 के चुनाव में उतरेगी। लेकिन वही कहीं न कहीं विपक्ष जो राजद है, मुख्य जो भूमिका में, राजद के लिए भी कहीं न कहीं अपना वो सीट को बचाना सबसे बड़ा कठिन है। लेकिन जब आप देखेंगे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जब जातीय समीकरण को आप देखेंगे तो वहाँ पर सबसे जो अहम भूमिका निभाते हैं वो यादव, रविदास, मुसलमान और राजपूतों के वहाँ वर्चस्व है। तो इस तरीके से ये भी साधा जा रहा है कि जो आरजेडी के जो यादव वोटर है वो कहीं न कहीं राजद के साथ हैं। जो मुसलमान वोटर हैं वो एमवाई के समीकरण वाले के साथ देखा जाता है। अब राजपूत जो चूँकि वहाँ से जो सीट खाली हुई है और राजपूत कैंडिडेट ही वहाँ के विधायक रहे हैं जो सुधाकर सिंह हैं, वो राजपूतों को झुकाते हैं। इससे में माना जाता है कि अभी राजद की जो पड़ रहा है वहाँ भारी हो सकता है जातीय समीकरण के आधार पर। विधानसभा का चुनाव चंद महीनों में अब बिहार में भी होने वाला है। झारखंड की घोषणा के बाद बिहार का तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो रामगढ़ का उपचुनाव सामने अब आ गया है तो सेमीफाइनल की तरह है। तो देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देखेंगे कि आज से भाकपा माले ने भी पदयात्रा की घोषणा कर दिया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है पदयात्रा पर हैं, भाजपा के गिरिराज सिंह जो है पदयात्रा पर हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग उस जुगाड़ में लग गए हैं कि किस तरह से 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले जनता को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। वो कहीं ना कहीं मुद्दे बना करके 4 साल पहले कोई यात्रा करने को तैयार नहीं था, अब जब चुनाव सर पर आया था पदयात्रा। ऐसे में जो ये उपचुनाव 4 सीटों पर हो रहा है बिहार में, ये इसे जीतने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी दमखम के साथ। लेकिन इसमें जो सबसे अहम भूमिका है कि जन सुराज जो प्रशांत किशोर ने जन सुराज की जो घोषणा कर दिया है, वो दोनों जो खेमे का जो गठबंधन है उनका खेल बिगाड़ करके रख दिया है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया कि चारों सीट पर उपचुनाव में वो अपना कैंडिडेट देंगे, तो ऐसे में यही कारण है कि जो राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या जो बीजेपी के कहा जा रहा है कि बीजेपी के बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत जो किशोर हैं वो दोनों पार्टियों के लिए खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर 2,92,000 मतदाता हैं रामगढ़ विधानसभा चुनाव मतलब क्षेत्र के। और वैसे में जो नया प्लेयर के रूप में जनसुराज आया हुआ है वो कितना ज़्यादा मतलब चर्चा जनसुराज की शुरू ही हो गई है। अब कितना ज़्यादा वाकई प्रभावित करेगा या वाकई या वो मतलब टाटा फिश की तरह हो जाएगा। जनसुराज टाटा फिश नहीं होगा। जनसुराज की हालत ये है कि हर जगह बिना कहीं उसकी आवाज़ें गूंज रही हैं। मुझे लगता है कि गांव-गांव में वो बिना किसी प्रचार के लोग उसके के जुबान पर उसका नाम है। अब स्थिति रहेगी कमोबेश कि किसका खेल बिगाड़ेगा। तो खेल बिगाड़ने का मेरा मकसद है कि
जनता हर बार बदलाव के मुद्दे में रहती है। जहाँ कांग्रेस रहती है वहाँ भाजपा जीत जाती है, जहाँ भाजपा रहती है वहाँ। तो इस बार वहाँ पर जो आरजेडी कैंडिडेट थे कोई बहुत लंबी लकीर नहीं खींच पाए हैं, और हवा के समीकरण में भले वो सांसद बन गए लेकिन अपनी विधायक की जमीन भी वो बचा नहीं पाएंगे। और पिछले बार भी बहुत कम वोट से वो चुनाव जीते थे। मुझे लगता है कि इस बार भी उनकी बहुत स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और जन सुराज 183 वोट से उन्होंने चुनाव जीता था, हंगामा काफी ज्यादा हुआ था। आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह के पिता पर आरोप लगा था कि उन्होंने छीन कर उनको दे दिया, लेकिन उस समय सुधाकर सिंह के पिता भी साथ में आए थे। मतलब कई बातें सामने आई थी। कितना चैलेंजिंग होगा सुधाकर सिंह के लिए ये? सुधाकर सिंह के लिए मोस्ट चैलेंजिंग यह है कि यह कुर्सी बचा पाएंगे उनके पिता के लिए, चूंकि बिहार के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका वह गृह ब्लॉक है। तो ऐसे में वो सीट इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर बचती है तो इनके पूरे बिहार में इनकी साख और राजद की साख बचेगी। अगर वो सीट लूज हो जाती है तो मुझे लगता है कि इनकी साख बचना मुश्किल है, जो स्थिति वहाँ पर है। यादव भी काफ़ी इनसे नाराज हैं वहाँ के, और सबसे ज़्यादा वहाँ के वोटर सबसे अधिक मात्रा में यादव ही हैं। यादव का बात चुनाव जब भी बिहार की आती है जातीय समीकरण की चर्चा जरूर होती है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी की चर्चा भी हो रही है, लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार आरजेडी के सुधाकर सिंह के पूरी मतलब स्ट्रेटेजी को तोड़ पाएगी? देखिए, ऐसा है कि आप अगर कहीं एक जगह का वहाँ का इतिहास रहा है कि बीजेपी सेकंड लीड एक बार की थी, उसके बाद पिछले में वो थर्ड चली गई। तो किस प्रकार से मतलब? बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथी उमेश जी ने भी बताया कि हरियाणा में जो जीत हुई है उसको लेके ये बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं और लगता है इन लोगों को कि हमारी जो उपचुनाव में स्थिति है मजबूत होनी भी चाहिए अगर इनको विधानसभा चुनाव में अच्छा अपना ये परफॉर्मेंस रखना है तो। लेकिन जो स्थिति बन रही है उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आपने भी अभी कहा कि तीसरे नंबर पे चली गई थी बीजेपी पिछले चुनाव में। तो अब की बार अंबिका चौधरी जो थे, जो मतलब मात्र 189 या कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, वो पूरा जोर लगाएंगे। दूसरा कि राजद की साख जो है वो वहाँ पे कमज़ोर है, चूँकि उनका जो अपना क्षेत्र है वो जगदानंद सिंह जी का, तो वहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा चमत्कार कर पाएंगे वो। तो इस हिसाब से मिला-जुला के अगर देखा जाए तो हो सकता है कि जनसुराज जो है वो सत्ता में आ जाए, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक लग रही है, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। और जैसा कि बड़े भाई शशांक जी ने भी कहा कि जनसुराज ने अपना एक अलग वोट बैंक या अपना एक अलग जनाधार बनाया है। तो हो सकता है कि अब की बार जो है बाजी उसके हाथ में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण है इस बार का जो उपचुनाव है पूरे बिहार में 4 जगहों पर, लेकिन महत्वपूर्ण इस बात का है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और बिहार में दोनों एक साथ है। हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी जोशो खरोश में है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है, लेकिन बिहार का ये चुनाव है लिटमस टेस्ट है विपक्ष पार्टियों के लिए। मानते हैं आप? ना देखिए, अक्सर आप देखेंगे एक दो को छोड़ करके तो जब उपचुनाव होते हैं तो अक्सर उससे विपक्ष जीतने में कामयाब रहता है। आप एक दो को छोड़ के उपचुनाव अक्सर सरकारें हार जाती है, लेकिन जो ये सीट खाली किए हो विपक्ष के द्वारा ही सीट खाली किया गया, चूँकि 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 महागठबंधन का सीट है और एक राजग गठबंधन का यानी एनडीए गठबंधन का है। उसमें से 3 पर साख बचाना महागठबंधन के लिए काफ़ी चुनौती है, चूँकि जिस तरह से गया का 2 है, आरा का 1 सीट है, बक्सर लोकसभा क्षेत्र का 1, कैमूर का सीट है। तो ऐसे में यात्रा करके यह कोशिश आपने सुना कि भाकपा माले यहाँ बक्सर से यात्रा शुरू करके जाएगा पटना तक, यानी गया हुआ इलाका को, आरा तरारी को प्रभावित करने की कोशिश होगी। लेकिन ऐसे में जब आचार संहिता के लागू हो गया, घोषणा हो गया, ऐसे में लेकिन जब यह पर आप समझते हैं कि जिस प्रकार से देखिए जो परिदृश्य सामने है, बिहार बक्सर के सारे विधानसभा विपक्षी पार्टियों के हाथ में है, रामगढ़ तो साथ में है ही हाथ में, तो आसान नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण है, जातीय मतलब कॉम्बिनेशन एक तरह से बना हुआ है। न देखिए, कुछ भी हो जाए बिहार डेवलपमेंट काम नहीं नहीं, बिहार और यूपी से जातीय समीकरण कभी हट नहीं सकता है, क्योंकि विकास पीछे रहता है और जातीय समीकरण पहले आगे रहता है। और जिस तरह से यादव बहुल वो इलाका है, इसको लेकर के आप किसी भी विकास का दावा कर ले, लेकिन यादव के अक्सर जो वोटें होती है वो राजद के साथ ही जाकर के सटता है, ये देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं यह राजद इस गुड फील में है कि जो यादव और मुसलमान, मैंने पहले भी कहा कि यादव और मुसलमान, साथ ही रविदास जो पिछड़ी वोट जाति है वो, और राजपूतों की जो वोट
वोट है। तो जिस तरह से कहा जाता है हमेशा कि उस इलाके में सुधाकर सिंह काफ़ी कमज़ोर हैं या जो उनके पिता हैं उनका काफ़ी, लेकिन वही कमज़ोरी को भरपाई करने की कोशिश में इस बार पूरी महागठबंधन लगी और ये कोशिश होगी कि जो हरियाणा में जो बीजेपी गुड़फेत में जीत कर हरियाणा या जो बूस्टर डोज का काम किया है, ये चारों सीट पर एनडीए को पटकनी दे करके अपनी स्थिति मजबूत करके लोकसभा जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले जो ये सेमीफाइनल चुनाव हो रहा है इसमें मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर कहीं ना कहीं सरकार को नतमस्तक कराने की कोशिश महागठबंधन की जरूर होगी। हालांकि महागठबंधन जो है मतलब आरजेडी का लगातार वहां पर वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रही है, बीएसपी ने दूसरा पोजीशन पाया है। लेकिन पिछली बार जब चुनाव का जो परिणाम अगर समझ लें तो काफ़ी करीबी रहा। जो सुधाकर सिंह थे वो 58,083 वोट पाए थे और 189 वोट से अंबिका सिंह हैं उनसे वो जीत कर आए थे सामने। हालांकि उस पूरा प्रकरण में काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि काफ़ी नज़दीकी मामला रहेगा इस बार के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस बात का है क्योंकि बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद इन सब सीटों पर जीतकर एक तरह से फाइनल के बाद सेमीफाइनल में अपने महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्ज कराना चाहती है। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।